हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 1 अगस्त 2024 और आज का हमारा डिस्कशन है। हम स्टार्ट करेंगे एक वर्ल्ड ओआरएस डे से और उसे एंड करेंगे। आपसे कल दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि के कस्तूरी रंगन कमेटी पैनल जो किसके लिए बनाया गया था और माधव गडगिल कमीशन किसके लिए बनाया गया था। क्लियर। हमारी जो क्लास है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की जा रही है। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद दी वर्ल्ड ओआरएस डे which is celebrated every year on 29th of July. World ORS Day कब मनाते हैं? So it is celebrated each year on 29th of July. ORS का मतलब क्या है? पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बेसिकली कब काम आता है? इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि शरीर में पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो डाउन हो जाता है। उस केस में हमें चाहिए रिहाइड्रेशन और वो मिलता है हमें ओआरएस, जिसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दी 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश अभी किसने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय पद्म विभूषण अवार्डी स्वर्गीय दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस हैं, दिलीप महालनोबिस। इनके द्वारा बनाया गया है किसको? ओआरएस को। जिसका बेसिक काम क्या होता है? सो इट गिव्स सोडियम, पोटेशियम एंड सिट्रेट टू द पेशेंट। जो भी मरीज है उसको उसके उसके बॉडी में क्या होता है, जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम पोटेशियम, इनकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ओआरएस दिया जाता है। और इसमें जो है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग टोटल ऑस्मोलैरिटी है, टोटल ऑस्मोलैरिटी मस्ट बी 245 mmol पर लीटर। इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज हर साल और जो डायरिया से डेथ होती है, जो बच्चों की डेथ होती है, लोग 5 साल से छोटे बच्चों की जो डेथ होती है उसमें सेकंड कारण मानते हैं डायरिया को। और उसे डील करने के लिए हमारे दिलीप महालनोबिस जी हैं, जिन्हें 2023 में क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था ड्यूरिंग दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली, उस समय जो रेफ्यूजी कैंप थे, उन कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उस समय इन्होंने दिलीप महालनोबिस जी के द्वारा ओआरएस को डेवलप किया गया था। क्लियर? और ये काफी लाइफ सेविंग ड्रग है, ड्रग तो नहीं कह सकते इसको। और ये दो तरह से मिलता है, एक तो होता है ओरली, एक देता है इंट्रावेनस। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एज वेल एज इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसमें आपको पता है कोई ना कोई सॉल्यूशन जो होगा वो उस पर्सन को लेना होता है थ्रू वाटर। और इसमें क्या होता है? वेन्स के थ्रू, जो हमारी नसें होती हैं उनके द्वारा। आपने कभी ना कभी देखा होगा किसी न किसी हॉस्पिटल में जो बोतल्स होती है ग्लूकोज की, उनको पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है, उसे बोलते हैं आईआरटी थेरेपी और इसे बोलते हैं ओआर थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें कि जो हमारा ओआरएस सॉल्यूशन है इसे पानी मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है। राइट? चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इन इंडिया? कि मानव उपभोग के लिए कितनी आनुवांशिक इंजीनियरिंग आधारित जो संशोधित फसलें हैं उनको अनुमति दी गई है? तो ध्यान रखिएगा इसकी वजह क्या है। हाल ही में जीएम मस्टर्ड क्रॉप रेगुलेटरी अप्रूवल देने के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था। इसलिए जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक भारत में
ऐसी कितनी फसलें हैं जिनको मानव उपभोग के लिए अनुमति दे दी गई है? कौन सी फसलें? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। देखिए इसका आंसर, राइट आंसर है कोई नहीं। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा बीटी कॉटन। ये एकमात्र फसल है जिसको भारत में अनुमति दी गई है इन द ईयर 2002। क्लियर। और अब जो बात चल रही जीएम मस्टर्ड क्रॉप की, जिसका हम नाम आगे पढ़ने वाले हैं, DMH11। तो हुआ क्या है, एक हमारी संस्था है, एक कमेटी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज मैंडेटेड for the providing or for giving approval to the genetically modified crops और genetically modified organism। इसका काम किसका है? GEAC, ये कमेटी है, इसका काम है। अभी हुआ क्या है, जस्टिस बीवी नागरत्ना जी और संजय करोल जी के द्वारा एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि जीएम मस्टर्ड क्रॉप जिसको जो है, जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल कि भाई उसका फील्ड ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में कहा गया कि क्या आपने चेक किया है कि फील्ड ट्रायल जो है वो पूरी तरह से, जो फील्ड ट्रायल की जो अनुमति दी गई है, क्या उसमें देखा गया है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, क्या इसका एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, विदाउट बीइंग स्टडिंग दी एनवायरमेंटल कंसर्न एज वेल एज दी ह्यूमन कंसर्न, आप इन्हें किस प्रकार से जो फील्ड ट्रायल के लिए परमिशन दे सकते हैं। इसको स्टडी करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन गई थी, उसका जजमेंट था उस संबंध में। तो क्या देखिए, जो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इस कमेटी के द्वारा ये सेकंड मेजर पुश था टू इंट्रोड्यूस जीएम मस्टर्ड क्रॉप आफ्टर द फर्स्ट जीएम क्रॉप बीटी कॉटन। लेकिन ये बात किससे कर रहे हैं? ओवरऑल क्रॉप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट थी बीटी कॉटन, सेकंड है हमारा जीएम मस्टर्ड क्रॉप। लेकिन जो फर्स्ट जीएम मस्टर्ड क्रॉप थी ना, ये होती, इट वाज मींट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन वेरी फर्स्ट। पहली बार ऐसा हो रहा था, अगर इस जीएम मस्टर्ड क्रॉप को अनुमति मिल जाती तो ये पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर। अब हुआ क्या है, देखिए ये बनाया किसने? सो इन द ईयर 2015 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, एक केंद्र है जिसका नाम है CGMCP, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसके द्वारा डेवलप किया गया था जीएम मस्टर्ड क्रॉप को, और इसी के लिए इन्होंने फाइल किया था टू GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को, जिस वैरायटी का नाम था DMH11, विच इज कॉमनली नोन एज जीएम मस्टर्ड। इसके अप्रूवल के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी इन दी कमेटी। अब देखिए क्या है इसमें, होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। उसमें क्या होता है, एक होता है फीमेल पार्ट जिसे पिस्टिल कहा जाता है, एक होता है मेल पार्ट स्टेमन। क्लियर। ये कहलाते हैं किसी भी पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्रजनन तंत्र के मुख्य भाग कहलाते हैं। फीमेल पार्ट कहते हैं पिस्टिल और मेल पार्ट स्टेमन होता है। अब इसमें क्या होता है, जीएम मस्टर्ड क्रॉप के अंदर DU की साइंटिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये पाया कि इन्होंने ये प्रयोग किया कि यहाँ पर दो एलियन जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए। टू एलियन जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द जीएम मस्टर्ड क्रॉप। फर्स्ट वाज बार्नेस विच इंटरफेयर विद द पोलन प्रोडक्शन, जो पोलन प्रोडक्शन होता है उसके साथ इंटरफेयर करता है, और जो मेल पार्ट है प्लांट का उसको करता है स्टेराइल, जिससे क्या आगे फर्दर रिप्रोडक्शन उसका नहीं हो पाता है। बाद में जो इसका रिजल्ट आता है उसको करते हैं प्लांट, इसको क्रॉस इसी क्रॉसिंग की जाती है। इट इज फर्टाइल विद द मस्टर्ड फ्लावर विच कंटेन्स द सेकंड जीन बार स्टार। बार स्टार जीन पहला जीन है, बारनेस जीन सेकंड है बार स्टार जीन। इन दोनों का बाद में होता है, इन दोनों को फर्टाइल करके बनाते हैं और इससे निकलता हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। क्लियर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। So it is a statutory body which was constituted under the Environment Protection Act of 1986। 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है अंडर द रूल्स। अब किस नियम के आधार पर? रूल्स फॉर दी मैन्युफैक्चर, यूज और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स, रूल्स 1989। 1989 के नियम है। नियम क्या है? ये करते हैं कि किसी भी हैजार्डस, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हानिकारक जो
जीव है उनका उत्पादन करना, उनका इंपोर्ट करना, उनका एक्सपोर्ट करना, उनका स्टोरेज करना, जो भी हानिकारक हो सकते हैं, या फिर आनुवांशिक रूप से संशोधित जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनका डेवलप करना भी इसके तहत, इसके लिए इसको करने के लिए रेगुलेशन के लिए रूल बनाया गया 1989 के अंदर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसीलिए कहलाती है स्टैट्यूटरी कमेटी, क्योंकि किसी न किसी एक्ट के तहत बनाई गई है। क्लियर? सो इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये संस्था, ये कमेटी है जो अपना काम करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए ये जो कमेटी है ना, इसमें कुल 24 मेंबर्स हैं, कुल 24 मेंबर्स हैं, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे CSIR है, सेंटर काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, ICAR है, ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन काउंसिल्स के क्या होते हैं, DG होते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके होते हैं चेयरमैन होते हैं, ये इसके मेंबर होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं इसके, इसके चेयरमैन होते हैं स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू दी मिनिस्ट्री। मंत्रालय कौन सा होगा, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो स्पेशल सेक्रेटरी होंगे वो होंगे चेयरमैन, और को चेयरमैन कौन होंगे इसके, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक विभाग के जो प्रतिनिधि होंगे वो इसके होंगे को चेयरमैन। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये आप याद रखिए इस कमेटी के, श्री नरेश पाल गंगवार जी, ये वर्तमान में चेयरमैन है किसके, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे AI पावर्ड मॉडल की जिसमें एक कंट्री ने क्लेम किया दैट दे हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स। भूकंप का अनुमान लगाने के लिए एक देश के द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक मॉडल बनाया गया है, जिससे कि पहले ही पता लगा लेंगे क्या वहां पर उस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है या नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है किसी कंट्री के द्वारा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जापान, चीन और USA, चौथा है ताइवान। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज चाइना। चाइना ने क्लेम किया दैट वी हैव डेवलप्ड एन AI मॉडल डीटिंग, इसका नाम है डीटिंग, नाम दिया गया है इसका डीटिंग। या आप याद रखिएगा कि क्या है, AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मॉडल है टू डिटेक्ट, टू प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक्स इन दी चाइना। चाइना ने क्लेम किया दैट वी हैव डेवलप्ड अ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल नेमली डीटिंग। तो इट अभी कैसे काम करता है, इस तकनीक के तहत जो पिछले कई वर्षों के मिलियंस ऑफ डेटा हैं उनको गैदर करते हैं, और उनके अनुमान के आधार पर, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, उस आधार पर पता लगाता है कि क्या उस रीजन में अर्थक्वेक, भूकंप आने की संभावना है या नहीं, और आएगा तो कितने लेवल पर आएगा। साथ ही साथ सीस्मिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनका आइडेंटिफाई करना। क्लियर? ये इसका काम है किसका, चाइना का AI पावर्ड मॉडल है डेटिंग का। अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है किसने लिया है, तो चाइना के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर है जो कि चेंगडू में है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर चेंगडू का, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड सिंगुआ यूनिवर्सिटी, इन तीनों के द्वारा बनाया गया है इस मॉडल को। और ऐसा कहा गया है कि मिलियंस ऑफ जो डेटा है उनको इन्होंने यूज किया है। और ये नाम जो डीटिंग है ये किस पर रखा गया है, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर मिथिकल क्रिएचर, एक मिथिकल क्रिएचर है चाइना के अंदर। चीन का जो बौद्ध धर्म है, चीन में जो बुद्धिज्म लोग हैं, वो एक मिथिकल क्रिएचर को मानते हैं, जादुई व्यक्ति थे जिनको क्या था, उनकी एबिलिटी थी दैट ही कुड डिटेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्स। ब्रह्मांड से आने वाले जो तरंगे हैं, संदेश हैं, उनको समझने का एक नॉलेज या एक्सपीरियंस क्या है उस व्यक्ति को था, जिसके नाम पर इन्होंने डेटिंग नाम रखा है किसका, अपना AI पावर्ड मॉडल टू डिटेक्ट और टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट है, which company has launched Asia's first green जिंक ब्रांड। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन, ये किसने लॉन्च किया है। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक कंपनी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको आपको बताना है कि इनमें से किस कंपनी के द्वारा पहला ग्रीन जिंक ब्रांड। ग्रीन जिंक क्यों कहा गया है, बिकॉज द जिंक विच इज प्रोड्यूस्ड द जिंक विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड द ग्रीन एनर्जी, मतलब या तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा हो, साथ ही साथ उसमें क्या हो कि कार्बन इमिशन वो बिल्कुल कम होने चाहिए, या तो नवीकरणीय ऊर्जा का यूज किया जा रहा हो, या फिर क्या हो इसके अंदर
कार्बन इमिशन उसका लेवल न्यूनतम हो, तभी उसे कहेंगे ग्रीन प्रोडक्ट। क्लियर? तो देखिए चार ऑप्शन से पहला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, देखिए ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, थर्ड है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। फोर्थ है कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी इसका रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी विच इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इस जो प्रोडक्ट कंपनी क्लेम कर रही है दैट वी हैव डेवलप्ड अ ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों डिजाइन किया गया है। क्लियर? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1966, 1966 में स्थापना होती है इसकी हिंदुस्तान जिंक की। एक की इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है। जिंक उत्पादन की विश्व की तो दूसरी और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसने लॉन्च किया अपना लो कार्बन ग्रीन जिंक प्रोडक्ट ब्रांड इकोजेन। क्लियर? ये आप याद रखिए। अब ऐसा क्यों हुआ है? सो इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनका यूज करते हुए। कंपनी का क्लेम है दैट वी आर यूजिंग सोलर पावर टू प्रोड्यूस जिंक। ठीक है? और इससे क्या होगा, द कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि एक व्यक्ति कितना कार्बन जो है इमिशन कर रहा है इन दी पर्टिकुलर ईयर, उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ये किसी संस्था के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है और इवन किसी कंट्री के द्वारा। तो द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इकोजेन इज वेरी लो, मोर ऑलमोस्ट 75% लोअर देन दी ग्लोबल एवरेज। जो विश्व का औसत कार्बन इमिशन है उससे भी 75% कम है। मान लीजिए कि एक टन जो जिंक है उसको प्रोडक्शन करने में ग्लोबली कितना इमिशन हो रहा हो, मान लीजिए कि 200 किलो कार्बन का, ये जस्ट एग्जांपल है, 200 केजी कार्बन का हम जो है मान लीजिए 1000 केजी मान लीजिए इसको, 1000 किलो कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं इसमें एनवायरमेंट में। तो क्या होगा, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्लेम किया दैट वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 75%, मींस 250 किलो कार्बन का ही जो है इमिशन हम करेंगे। तो बहुत ही एक रिलायबल और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने टुवर्ड्स दी ग्रीन इकोनॉमी। क्लियर? अब होता क्या है, सो इकोजेन क्लेम्स टू हैव लेस देन 1 टन ऑफ कार्बन इमिशन इन प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ जिंक मैड। एक टन जिंक को बनाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है सिर्फ 1 टन कार्बन का उत्सर्जन करती है, लेस देन 1 टन कार्बन। और वही जो विश्व के और देश हैं और कंपनीज हैं वो करती है ऑलमोस्ट 4 से 5 टन का कार्बन इमिशन करती है। तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एडवांटेजेस पोजीशन है फॉर दी कंट्री एज ए होल। अच्छा, अब दूसरा हिंदुस्तान जी के कुछ एम्बिशियस टारगेट्स हैं जो हम बात कर लेते हैं। सो द कंपनी क्लेम्स दैट इट एम्स टू प्रोड्यूस 30 to 35% ऑफ जिंक प्रोडक्शन यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी बाय द नेक्स्ट ईयर। मतलब 2025 तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो 30 से 35% जिंक का उत्पादन होगा वो किससे होगा, रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब मेनली जो है कंपनी फोकस कर रही है ऑन सोलर पावर, सौर ऊर्जा पर फोकस करते हुए कंपनी का क्लेम है कि हम अगले साल इतना प्रोडक्शन करेंगे फ्रॉम दी रीन्यूएबल एनर्जीज। अच्छा, कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव हो रहा है दैट इट एम्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन इमिशन बाय 50% टिल 2030। 2030 तक जो है कंपनी अपना कार्बन उत्सर्जन 50% भी कम कर लेगी। तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं माइनिंग के अंदर और जो हमारे स्मेल्टर प्लांट्स होते हैं वहां पर कार्बन इमिशन होता है, और अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अगर सोलर पावर से यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन को भी रोका जाएगा और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। देखिए हिंदुस्तान जिंक जो है पहले एक पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एज द पीएसयू अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन होता क्या, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक सेल आउट करती है टू वेदांता ग्रुप, जिसके चेयरमैन कौन है, मिस्टर अनिल अग्रवाल। और अभी वर्तमान में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें है ऑलमोस्ट 29% के आसपास। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। मेजोरिटी स्टेक जो है, मेजोरिटी जो इस कंपनी के अंदर किसकी है, वेदांता ग्रुप की है, विच इज हेल्ड बाय दी मिस्टर अनिल अग्रवाल। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो क्या है, एक वेदांता ग्रुप कंपनी का एक सब्सिडरी है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है ऑफ जिंक। जिंक का विश्व में दूसरा उत्पादन होता है इस कंपनी के द्वारा, और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है।
विश्व में जो है चांदी के उत्पादन में तीसरा स्थान है और जिंक के उत्पादन में दूसरा स्थान है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो भारत में जिंक उत्पादन में इस कंपनी का पहला स्थान है। कुल मिला के लगभग 24 कंट्रीज हैं, उन 40 कंट्रीज हैं, उनसे भी ज्यादा कंट्रीज में यहाँ एक्सपोर्ट होता है। और साथ ही साथ भारत का जो टोटल जिंक सेक्टर है उसमें कितना स्टेक है इसका, मोर देन 75%। अच्छा, हम जिंक की बात करें, जिंक का बेसिक यूज आता किसमें है, इट इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील। अगर स्टील पे जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, मतलब इसका क्षरण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब स्टील जहां जहां काम आएगा उस सेक्टर में जिंक का यूज रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो कार्स बनती हैं, बाइक्स बनती हैं, वहां स्टील काम आ रहा है, उस पर कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो हमें जिंक चाहिए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हमारे अगर डैम्स बन रहे हो तो उसके अंदर स्टील में क्या करेंगे, गैल्वेनाइजिंग करेंगे, उसकी उसका एडवांटेज मिलेगा। ऑटोमोटिव सेक्टर में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, हाईटेक डिवाइसेस हो, इवन रीन्यूएबल एनर्जीज हैं, उनके जो इक्विपमेंट बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, उसके अंदर भी जिंक का इस्तेमाल होता है। एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, इवन डिफेंस सेक्टर में भी हमारे अलग अलग इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर क्षेत्र के अंदर भी इस जिंक का बड़ा यूज है। अच्छा, अब जो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, इसका हेडक्वार्टर तो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन उदयपुर, याद रखिएगा, उदयपुर के अंदर है ये। और मेनली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के 5 जिलों में वर्क कर रही है। फर्स्ट है उदयपुर, सेकंड चित्तौड़गढ़, थर्ड भीलवाड़ा, फोर्थ इज अजमेर, फिफ्थ है राजसमंद। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। कुल 5 जिले हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ही इसके ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं। इसकी माइंस कहाँ है, जावर माइंस है, जावर माइंस है, राजपुर दरीबा है, राजपुर, राजपुरा दरीबा, एक है रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, रामपुरा, ये इसकी माइंस है, किसकी, हिंदुस्तान जिंक की माइंस है। एक सिंदेसर खुर्द है, सिंदेसर खुर्द माइंस, एक है कायद माइंस। ये कुल 5 माइंस है हिंदुस्तान जिंक की, लोकेट विच आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। एक इसका क्या है, स्मेल्टर प्लांट भी है, कुल 3 स्मेल्टर प्लांट्स हैं। देयर आर 3 स्मेल्टर प्लांट्स ऑफ हिंदुस्तान जिंक, ये आप जरूर याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन। स्मेल्टर प्लांट्स कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट है दरीबा, देवारी एंड चंदेरिया। चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, दरीबा राजसमंद में, देवारी उदयपुर के अंदर है। और एक इसका सिल्वर का प्लांट है, सिल्वर प्लांट है, ये आप स्पेसिफिकली याद रखिएगा, राजस्थान और उत्तराखंड में इसके ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं। सिल्वर प्लांट जो है ये है पंतनगर, पंतनगर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पंतनगर में इसका सिल्वर का प्लांट है, किसका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो हमने पढ़ ली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया साइंड बायलैटरल कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी एक कंट्री की जो आर्टिफैक्ट्स है, कल्चरल रिमेन्स है, वो किसी और देश में चले गए हों बाय वे ऑफ स्मगलिंग और बाय इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, कि जब भारत एक उपनिवेश देश था, उस समय हो सकता है कुछ हमारे आर्टिफैक्ट्स को, कलाकृतियां यहाँ से बाहर ले गई हो, बाहर ले जाई गई हो, या स्मगलिंग के माध्यम से, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग, उसके माध्यम से भी अगर किसी और देश में ले जाया गया उन्हें, तो लेकर आना। 4 नाम आपके सामने है, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पुर्तगाल। तो देखिए इसका राइट आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है। हम चाहते हैं कि यूएस के पास जितने भी हमारे ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारी रिच हेरिटेज को शो करते हैं, जो हमारी एक भव्य विरासत का प्रतीक है, उनको भारत में लेकर आए, जिससे क्या हो, इंडिया का ग्लोबल लेवल पर ये भी प्रेजेंट कर पाए कि हमारे पास इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हमने डेवलप किए थे इन दी पास्ट।
अभी हुआ कब है? सो द एग्रीमेंट वाज साइन ड्यूरिंग दी 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। ये समिट हुई थी 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की नई दिल्ली में भारत मंडपम में। तो तब ये इसके साइडलाइन इसके साथ साथ जो है भारत ने और यूएस ने साइन किया ये। अब हुआ क्या है? सो इट विल फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द स्टोलन, चुराए गए एज वेल एज स्मगल्ड एंटीक आइटम्स ऑफ इंडिया। क्लियर? कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा स्मगलिंग की गई हो तो उन कल्चरल एस्पेक्ट्स को, उन आर्टिफैक्ट्स को, उन आर्ट फॉर्म्स को, उन जो कलाकृतियां हैं उनको क्या करना, भारत में लेकर के आना। कोई मूर्ति हो सकती है, किसी प्रकार के आइटम हो सकते हैं जो हमारे इतिहास से संबंध रखते हो। So the cultural property agreement is aligned with the 1970s UNESCO Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property। देखिए सिंपल सा है, 1970 का यूनेस्को का एक कन्वेंशन है जिसमें कहा गया है कि भी जो हमारे कल्चरल सांस्कृतिक जो प्रॉपर्टी मतलब उसकी सांस्कृतिक संपत्ति है तो किसी प्रकार से इलिसिट तरीके से मतलब अवैध रूप से ना तो इंपोर्ट करना, ना एक्सपोर्ट करना, ना इसकी जो ओनरशिप मालिका ना उसे ट्रांसफर करना, ये नहीं किया जाएगा बिटवीन द कंट्रीज। इसी कन्वेंशन के तहत जो है भारत और यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे एडवांटेज होगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती तो उनको हम क्या कर पाएंगे? इट विल प्रिवेंट द फ्यूचर ट्रैफिकिंग ऑल्सो। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब तक क्या हुआ है तो देखिए 2014 से अभी तक जो भारत में है ना, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अभी तक भारत के पास कुल 358 एंटीक आइटम जो हैं आए हैं 1976 से। 1976 से लेकर अब तक भारत ने कुल 358 एंटीक आइटम जो हैं रिसीव किए फ्रॉम दी वेरियस कंट्रीज। और 2014 के बाद से हमने इस मेजोरिटी ये देखें 345 आइटम जो हैं 2014 के बाद हमने रिसीव किए। हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर की। तो देखिए जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है? श्री गजेंद्र सिंह जी हैं। इनका संबंध राजस्थान से, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। क्लियर? अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की हमने बात की है तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is a name Manoj Mittal. Mr. Manoj Mittal has been appointed as the CEO and Managing Director of which bank? किस बैंक के हैं मनोज मित्तल को? किस बैंक का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड आईसीआईसीआई, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। क्लियर? हमारे लिए वो नाम इंपोर्टेंट था कि सिडबी के प्रमुख बने, सिडबी के जो एमडी बने किसे कौन बने? श्री मनोज मित्तल जी बने। अब हम बात करते हैं इस बैंक के बारे में। सो व्हाट इज ये सिडबी क्या है? देखिए इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत की संसद के द्वारा पारित कानून के तहत अप्रैल 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल है ये, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उन इकाइयों क्या करना? उनका प्रमोशन करना, ठीक है, उनकी फाइनेंसिंग करना, उन्हें वित्तीय सेवाएं जो फाइनेंसेस हैं वो प्रोवाइड करना और उनका डेवलपमेंट करना। मींस इट हैज 3 एजेंडा रिगार्डिंग दी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज शुड बी प्रमोटेड, प्रोवाइडेड फाइनेंस एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्री। इसका मेन काम यही है। ये एक प्रिंसिपल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ये प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के संस्थान है, जो उद्यम है, उनके प्रमोशन को और उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। क्लियर? साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना विद दी अदर ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग इन दी सिमिलर एक्टिविटीज। ऐसे संस्थान जो कि इस क्षेत्र में और काम कर रहे हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना। अच्छा देखिए, अब हमने देखा कि ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो इट इज रिकमेंडेड बाय दी एफएसआईबी। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा ब्यूरो है जिसके द्वारा एक नाम की लिस्ट दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो नियुक्ति करती है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडी या सीईओ की। हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है।
इसकी स्थापना की गई थी ऑन 1 जुलाई 2022। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास था बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो था जिसका ऑब्जेक्टिव था कि अलग अलग बैंक के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव देना। अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बॉडी को अबॉलिश किया और अब बनाया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिकमेंड पर्संस फॉर द अपॉइंटमेंट एज होल टाइम डायरेक्टर्स, फुल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड ऑन दी बोर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। जो वित्तीय सेवा देने वाले संस्थान है उनके जो प्रमुख है कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, उनके चेयरमैन हो सकते हैं, उस पद पर किसे अपॉइंट किया जाए इसके नाम की रिकमेंडेशन करते हैं कौन, ये कहता है एफएसआईबी के द्वारा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, एफएसआईबी के द्वारा ये होता है। इसका सचिवालय क्या है, इस सचिवालय में कुल एक तो हमारे सेक्रेटरी हैं और 5 इसके ऑफिसर है मतलब 1+5 का स्ट्रक्चर है कंपोजिशन का। क्लियर। हमने पढ़ा मिशन क्या है, तो इट प्रमोट्स द एक्सेलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर क्या करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना, उसको एनहांस करना इसका मेन मिशन है। वर्तमान में हेड कौन है, तो मिस्टर भानु प्रताप शर्मा जी हैं, इसके वर्तमान में हेड है एफएसआईबी के, ये आप नाम याद रखिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपियर कर रहे हैं किसी बैंक एग्जामिनेशन के अंदर तो आप ध्यान रखिएगा कि एक तो सिडबी के प्रमुख कौन है वो ध्यान रखिए, और एफएसआईबी के प्रमुख कौन है वो ध्यान रखिए। क्लियर। भानु प्रताप शर्मा जी हैं, ये हमारे कौन है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के प्रमुख हैं वर्तमान में। क्लियर। अच्छा, एक रिसेंटली एक डिजीज है, एक बैक्टीरिया है, बड़ा न्यूज में रहा है। अब आपको बताना है कि बैक्टीरिया किस रीजन में रहा है विश्व के। तो रिसेंटली केसेस ऑफ लिस्टेरियोसिस, लिस्टेरियोसिस स्प्रेड बाय दी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु है जिसका नाम है लिस्टेरिया, का नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के द्वारा एक नामक एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा जनित एक रोग है जिसे कहते हैं लिस्टेरियोसिस। ये बीमारी है किस विश्व के किस क्षेत्र में देख पाई गई है, देखी गई है, किस केस में, किस क्षेत्र में इसके केसेस पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। बेसिकली ये डिजीज है बैक्टीरिया से होती है और ये मेनली देखी गई है अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के अंदर, इसमें हाल ही में कुछ केसेस पाए गए हैं। अब होता क्या है इसमें देखिए, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन दी सोइल, मृदा में, वेजिटेशन यानी वनस्पति में, वाटर में, सीवेज में, हमारा सीवेज जो फ्लज होता है उसके अंदर, साथ ही साथ इवन द फीसेस फीकस ऑफ एनिमल एज वेल एज ह्यूमंस, जो मानव और इंसान और जो जानवर है उनके जो अपशिष्ट हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ये बैक्टीरिया का नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, इसी के नाम पर बीमारी का नाम रखा गया है लिस्टेरियोसिस। क्लियर। अभी होता कैसे है, अब जब भी कोई मान लो ऐसा कंटेमिनेटेड प्रदूषित पानी कोई पी ले, खाना खा ले जिसमें कि बैक्टीरिया पाया गया, उससे इंफेक्शन हो सकता है। और सिम्टम्स सिंपल से हैं इसके, कोई ज्यादा अलग से नहीं, वॉमिटिंग, उल्टी आना, नौजिया, तितली आना, क्रैम्प्स होना, जकड़न होना, क्रैम्प्स यानी पेन होना, सीवियर हेडेक होना, सर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना और फीवर बुखार आना, ये कुछ सिंपल सिम्टम्स है। ध्यान रखिएगा ये इतना सीवियर डिजीज है, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसमें तो 10 गुना खतरनाक है ये, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसमें 10 टाइम्स डेडली ये अपना रिएक्शन दिखाता है। अब ऐसे ये बीमारी किस व्यक्ति में हो सकती है, द पीपल विद द कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, जिनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो, साथ ही साथ प्रेग्नेंट पर्सन, इवन देयर ऑफस्प्रिंग जो उनके बच्चे हैं वो हो सकते हैं, और द एल्डरली पर्सन मतलब वृद्ध व्यक्ति जिनकी एज 65 या उससे अधिक हो, इसके ऊपर इनके ऊपर ज्यादा असर होता है किनका, इस डिजीज इस बैक्टीरिया का। लिस्टेरियोसिस कहाँ पाई गई है, अमेरिका और कनाडा के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात करते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक साइट को ऐड किया गया है जो है मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन, सेंट हिलेरियन का मठ, एक मठ है
अब आपको बताना है कि किस देश से संबंध रखता है, ये मठ कहाँ पर स्थित है, और हाल ही में इसको इंक्लूड किया है इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जो हमारी जो भारत में समिट हुई थी उसी के अंदर इसको ऐड किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इजिप्ट, इटली, कंबोडिया एंड फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर, राइट आंसर है फिलिस्तीन। क्लियर। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइडेड टू इंक्लूड द पैलेस्टीनियन साइट ऑफ तेल अमर, इसका एक नाम और है तेल टेल अमर, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, बट ये नेम है इसका टेल अमर, जिसे कहा जाता है द मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन। सेंट हिलारियन या सेंट हिलेरियन की मोनास्ट्री मठ है, एक प्रकार का मठ है जिसको ऐड किया है इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट बाय दी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ड्यूरिंग दी 46th सेशन ऑफ WHC वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली। ये कब से कब हुआ था? फ्रॉम दी 21st ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई इन न्यू दिल्ली, और नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था इसी के अंदर इस स्थल को ऐड किया गया है। अब ये बेसिकली है क्या मठ? मठ आप जानते हैं किसी न किसी संत महात्मा ने बनाया होगा इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के लिए, तो एक क्रिश्चियन मोनास्ट्री है ये, ईसाइयों का मठ है, विच वॉज फाउंडेड इन दी 4th सेंचुरी, इसके द्वारा द ग्रेट हिलेरियन, जो महान हिलेरियन थे, संत थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है इन दी तो बिटवीन 291 टू 377 का पीरियड था, उस दौरान की स्थापना हुई है, और जिन्हें माना जाता है ही कंसिडर्ड बाय सम ऑफ द पीपल एज द फादर ऑफ पैलेस्टीनियन मोनास्टिसिज्म। जो फिलिस्तीन के अंदर मठों की स्थापना होती है, मठ का जो कल्चर चला था, उसका जनक मानते हैं किनको? हिलेरियन को। अच्छा, और ऐसा माना जाता है कि जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व क्षेत्र है, उसका सबसे बड़ा मठ क्या है? ये मठ है। हम आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, before we go to the next slide, we must read some facts about the world heritage list. So it has been designed by the UNESCO ने 1972 में ये प्रोग्राम शुरू किया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनका प्रोग्राम कब शुरू किया? इन द ईयर 1972, और पहली साइट जो है वो एनलिस्ट की गई इन द ईयर 1978। 1978 में पहली बार जो है इंक्लूजन हुआ था, इंक्लूजन ऑफ साइट्स। कुल 12 साइट जो हैं उनकी इसमें उनका नाम लिस्ट में जोड़ा गया था इन द ईयर 1978। अब हम बात करें सर्वाधिक किस देश में है, तो मैक्सिमम जो है इटली के अंदर है। इटली में ऑलमोस्ट 60 प्लेसेस ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में नाम आता है उनका। इसके बाद चीन है, चाइना विद 59 साइट्स, फिर अब जर्मनी आता है विद 54 साइट्स, और भारत की रैंकिंग इसमें अगर हम देखें तो इंडिया के पास कुल कितनी हो गई है? इंडिया के पास पहले थी 42, अब हो गई है 43। कुल 43 ऐसे हैं जो कि विश्व विरासत सूची के अंदर हमारे शामिल हो गए फ्रॉम इंडिया। क्लियर। अब हम इंडिया की बात करें, इंडिया का पहला जो स्थल था वो कब ऐड हुए थे? इन द ईयर 1983। कौन कौन से थे? तो आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता, एलोरा केव्स, ये अलग अलग है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र के अंदर है। इन चार जो प्लेसेस हमारे वो 1983 में ऐड किए गए इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं 2021 में आते हैं, जब हमारा 39th साइट्स वो ऐड किया गया। 39 साइट था हमारा रामप्पा टेम्पल, ये कहाँ है? इन तेलंगाना। 40वां नंबर का स्थल था हमारा धोलावीरा, जो गुजरात के कच्छ रीजन में है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल का संबंध है। 2021 में 2023 में हमारे दो स्थल और ऐड होते हैं। 2 साइट्स पर एडेड इन द ईयर 2023। 39 तो ये था। अब 41 प्लेस वाज हॉयसल टेम्पल्स ऑफ, कहाँ के थे? बेलूर
हेलबिड, हेलबिडू और सोमनाथपुरा। सोमनाथपुर, हलेबीडू और बेलूर के होयसल मंदिर हैं। और 42nd साइट थी हमारी शांति निकेतन। शांति निकेतन 42nd साइट से। और 43rd आपको पता है चराई देव जो मोइदम्स है हमारे असम के अंदर, अहोम राजवंश के जो कब्रिस्तान थे, उनको दफनाने की जो व्यवस्था थी, उसे कहा जाता मोइदम्स। और वो हमारे हुए हैं 43rd प्लेसेस इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ध्यान रखिए 1983 में हमारे भारत के 4 स्थल थे, अजंता, एलोरा, ताजमहल और अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल और आगरा फोर्ट। 2021 में 2 जुड़ते हैं, रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, 40वें नंबर पे धोलावीरा गुजरात में। 2023 में ऐड होते हैं 2 प्लेसेस, होयसल मंदिर बेलूर हेलेबिडू और सोमनाथपुर के। 42nd होता है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 43rd हमारा प्लेस है मोइदम्स जो कि चराईदेव जिले के अंदर असम में स्थित है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। टोटल जो लिस्ट में भी नाम है, टोटल है 1222 नाम है किसके अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। सर्वाधिक इटली में, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी है, और इंडिया के अंदर 43 प्लेसेस जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 35 तो हमारे नेचुरल है, 35 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और 35 7 42 एक हमारा मिक्स्ड है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है। क्लियर। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। एक वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीकी देश है, वर्तमान में इसके नए राष्ट्रपति चुने गए फॉर द थर्ड टर्म। आपको बताना है इसमें से कौन है। तो मेरिया कोरिना मैकेडो, देखिए ये इसका आंसर गलत है। ये पहले राष्ट्रपति पद की, विपक्षी पद की उम्मीदवार थी, बट इनको बैन कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन वेनेजुएला। निकोलस मादुरो ये हो सकते हैं। ह्यूगो कैवेज है, ये पहले रह चुके हैं 2003 के आसपास, 2009 के आसपास तक की बात से नहीं है। एडमंड गोंजालेस ये वर्तमान में विपक्षी पार्टी के दावेदार थे फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बट ही इज नॉट द राइट आंसर। निकोलस मादुरो इज द राइट आंसर। ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म, तीसरे टर्म के लिए इनका इलेक्शन हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब थोड़ी बात करते हैं कि इनकी इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो ही बिलोंग्स टू दी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं कौन, निकोलस मादुरो। तो वहां की नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल हैज डिक्लेयर्ड दैट निकोलस मादुरो हैज गेन्ड 50% वोट अगेंस्ट दी ओपोनेंट एडमंड गोंजालेज हु गार्नर्ड 44%। उन्हें मिले 44%, और जो हमारे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, निकोलस मादुरो, उन्हें मिले 51%। क्लियर। अब वहां क्या हो रहा है, वहां हो रहा है विरोध हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के अंदर मेल फंक्शनिंग हुई है, कहीं ना कहीं चीटिंग की गई है। क्लियर। हम थोड़ा देखते हैं वेनेजुएला कहाँ लोकेटेड है। तो इट इज लोकेटेड इन दी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर स्थित है वेनेजुएला। इसके ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में देश है कोलंबिया, सदर्न में है ब्राजील, ईस्ट में है गुयाना, और नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये एक देश है जो कि पैसिफिक आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड के अंदर देश है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो यहाँ पर है ये। ठीक है। और यहाँ पर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी है, और ऊपर यहाँ पे अटलांटिक ओशन। कहाँ पर, इसके ऊपर तो वेनेजुएला है, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला भी गुजरती है इस जगह से। क्लियर। और मेजर बात, तो हम अगर वेनेजुएला की बात करें, होता क्या है वेनेजुएला के अंदर, ये कंट्री जो काफी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है। होता क्या है, इन द ईयर 1999 जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे ह्यूगो कैवेज, ये बनते हैं इसके प्रेसिडेंट, बनते हैं किसके, वेनेजुएला के। ये सोशलिस्ट पार्टी है। क्या करती है, दे कंट्रोल द एंटायर ऑयल मार्केटिंग। अभी होता क्या है कि देखिए प्रेजेंट में 18% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व जो है वो कहां पर है, दीज आर लोकेटेड इन दी वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास विश्व के 18% ऑयल भंडार हैं, तेल भंडार हैं। अब जो वेनेजुएला देश है कि शुरुआत से क्या रहा है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है कि हमें ऑयल एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाना है, हमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करना। इन्होंने ऐसा ही किया, ये गलती करते रहे। और होता क्या एट द एंड, इन द ईयर 2003
जो प्रेसिडेंट थे ह्यूगो चैवेज, इन्होंने डिसाइड किया, क्या किया इन्होंने, फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो इसको कर दिया लिमिट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ की करेंसी बोलीवर, क्लियर, बोलीवर इज दी करेंसी। अब इन्हें ट्रेड करना है डॉलर के साथ, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, प्रेसिडेंट ने फिक्स किया दैट वहां के जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट वहां के हेड ऑफ द स्टेट है, वहां ऐसा नहीं है। इवन वहां की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है वो भी करते हैं, किसको कोऑपरेट करते हैं, द मिलिट्री सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स आल्सो कोऑपरेट विद द प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड दे आर हैविंग सम प्रेस्टिजियस पोस्ट इन द गवर्नमेंट आल्सो। मान लीजिए कि इन्होंने पैक कर दिया, सरकार ने कर दी कि 50 बोलीवर देकर के $1 ले सकता है कोई व्यक्ति। अब इसमें भी लिमिट लगा दी, तो भाई गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा कि जो कंपनी जो पर्सन इंपोर्ट करना चाह रहा है सिर्फ उसी को देंगे डॉलर, हम बाकी डॉलर नहीं देंगे। इससे हुआ क्या, अब सरकार ने पहला स्टेप तो ये लिया कि जो वहां का करेंसी एक्सचेंज था उसे कर दिया, पैक कर दिया, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसा कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं था। सेकंड था जो फूड प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस जो हैं, खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं, दे वर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कह दिया, मान लो कि 40 रुपए किलो ऊपर चीनी नहीं बेच सकते आप, तो नहीं बेचोगे। 50 रुपए से ऊपर ऑयल नहीं जाएगा, 100 रुपए से ऊपर किलो प्याज नहीं बिक सकते। तो खामियाजा ये हुआ कि जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहाँ के जो उद्योगपति थे, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव रहा नहीं, इतना रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स रहा नहीं। क्यों, गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस सेट कर दी है, अपर लिमिट कर दी 50 रुपीज से 100 रुपीज, 100 बोलीवर, उससे ऊपर वो उसको बेच नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या, वहाँ के उद्योगपति हैं उनके लिए कोई एडवांटेज रहा नहीं उसके अंदर। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन बंद करना बंद किया। इवन कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसा हुआ, इन द ईयर 2016 आते आते उस देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब होती है कि वहां पर लगभग 255% जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ जाती है। कितनी, 255% इन्फ्लेशन रेट वाज देयर इन वेनेजुएला इन द ईयर 2016। और 2018 आते आते इनकी हालत इतनी खराब होती है, इतनी हालत खराब होती है इनकी। उसके पीछे कारण भी थे कि 2013-14 में इन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया और ऑयल की जो प्राइसेस थी वो बहुत कम हो गई थी, ऑयल प्राइसेस जो है काफी गिर गई थी। प्राइमरीली क्या था, वेनेजुएला वाज दी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इट इज आल्सो मेंबर ऑफ ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी प्रोडक्शन करना नहीं चाहते ड्यू टू दी गवर्नमेंट सोशलिस्ट और गवर्नमेंट कंजर्वेटिव पॉलिसी। अब होता क्या है, सरकार को कई लोगों ने कहा, आईएमएफ ने भी कहा अपनी पॉलिसी थोड़ा लिबरल करिए, आप मार्केट ओपन करिए, बट इन्होंने नहीं किया। इन द ईयर 2018 स्थिति ये पहुंचती है कि यहाँ होती है 1.30 लाख %, मतलब 1,30,000% जो है इन्फ्लेशन हो जाती है। मतलब जो चीज 1 बोलीवर की मिल रही है वो कितने की होनी होगी इस समय, आप अंदाजा लगा सकते हैं अर्थव्यवस्था क्या हाल होगा। इवन आईएमएफ ने तो ये किया था प्रेडिक्ट दैट बाय द एंड ऑफ ईयर 2019 इट विल रीच टू दी 10 लाख %, 10 लाख % इन्फ्लेशन पहुंच जाएगी। भारत में अगर 5-6% भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो हाहाकार मच जाता है। और यहाँ कितनी पहुंच गई है, 1,30,000% बढ़ गई महंगाई, कहाँ पे, वेनेजुएला में। उसके बाद इकोनॉमी क्रैश हो गई यहाँ की, और अब भी कोई हालात बेहतर नहीं है। और 2009 में आते आते सरकार ने ऐसा बदलाव किया कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो 3 टर्म, पहले फिक्स था कि 2 टर्म या 3 टर्म से ऊपर नहीं जा सकता, उसको हटाई कर दिया। अब कितनी टर्म तक चाहे जितना वो प्रेसिडेंट रह सकता है, बाई बाई इलेक्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बाई कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कहाँ पर, वेनेजुएला में। ये हालत है वेनेजुएला की। वहां की कैपिटल क्या है, कैपिटल है कैरेकस, या इसमें मेंशन नहीं है, कैरेकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला में ये हो रहा है कि वहां के जो लोकल अलग अलग पार्टी लीडर्स हैं, इवन जो वहां के नेशनल, वहां के जो नागरिक हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में चीटिंग हुई है, क्योंकि इनका जीतना नहीं बनता था। अच्छा, कल आपके लिए 2 क्वेश्चन थे, एक तो माधव गडगिल कमीशन क्या था, एक था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप था के कस्तूरी रंगन का। आपसे पूछा गया था कि इन दोनों का संबंध किससे है, तो राइट आंसर इज इट दे आर एसोसिएटेड विद दी
वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है भारत के, उनसे इनका संबंध है। वेस्टर्न घाट्स होता क्या है, देखिए, इन द ईयर 2010 द सेंट्रल गवर्नमेंट framed or constituted the Western Ghats Ecology Expert Panel under the chairmanship of ecologist डॉक्टर माधव गडगिल। माधव गडगिल जी की अध्यक्षता में क्या होता है, एक पैनल, इकोलॉजिकल पैनल बनाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टडी करना कि भारत के जो पश्चिमी घाट हैं उन पर जनसंख्या का, जो जनसंख्या का दबाव होता है, पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इवन जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, जो विकास की गतिविधियां हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यह लगाना था पता किसका, माधव गडगिल कमीशन का। अब इनकी कुछ रिपोर्ट्स की फाइंडिंग आई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज द कमिटी रिकमेंड दैट जो एंटायर वेस्टर्न घाट्स हैं, एंटायर वेस्टर्न घाट्स, ऑलमोस्ट कितना है ये, लगभग 1600 किलोमीटर लंबे हैं हमारे वेस्टर्न, अच्छा, जो एंटायर कंप्लीट वेस्टर्न घाट्स है, इसे कर देना चाहिए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव एरिया, ES। इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, द एरिया विच इज प्रोन टू harmful, which is defined as the area with the high chances of negative impact due to anthropological activities। ऐसा एक क्षेत्र जहां पर कोई भी गतिविधि की जाए तो उसका पर्यावरण पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और मेनली कौन कौन से एरिया होते हैं, अराउंड द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके आसपास ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिफाइन किया जाता है। तो इस पैनल का बोलना था कि हमारे पश्चिमी घाट है पूरे, इन्हें क्या करना चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, और इसका 64% जो एरिया है उसे बना देना चाहिए अलग अलग इको सेंसिटिव जोन के अंदर, सेंसिटिव जोन के अंदर। और जोन कितने होने चाहिए, 3, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ये किसने बात की, माधव गडगिल कमेटी ने। फर्स्ट में कहा जो जोन 1 होगा ये काफी हाईली सिक्योर्ड होगा, मींस देयर means in the eco sensitive zone 1 no economic activity including the dams, construction of dams, डैम नहीं बना सकते, थर्मल पावर प्लांट है वो नहीं बना सकते, थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल प्लांट नहीं लगा सकते, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो डेवलप नहीं कर सकते, इवन जो वहां के किसी भी प्लेस को हिल स्टेशन तक डिक्लेयर नहीं कर सकते अंडर दी जोन 1। जोन 2 के अंदर बोला गया तेज नहीं बना सकते अगेन, और वहां पर किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते। थर्ड जो पार्ट होगा इसमें कहीं ना कहीं छोटी छूट दी जाएगी इन दी इको सेंसिटिव जोन 3, थर्ड कैटेगरी, क्लियर। और इनका मानना था कि 60% जो एरिया हमारा वेस्टर्न घाट्स का उससे कर देना चाहिए अलग अलग 3 जोन में डिवाइड, ये बात इनकी नहीं मानी गई, क्लियर। और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था दैट वी हैव टू फॉलो बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मींस special powers have to be transferred to the local administration like ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इवन वहां की जो लोकल बॉडीज हैं उन्हें अधिकार दिए जाए इसके प्रिजर्वेशन के। ये किसने कहा, माधव गडगिल कमेटी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं के कस्तूरीरंगन कमेटी की। ये था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स। अब इसमें क्या होता है, इनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई दैट हमें जो है कुल 37% है, 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन्हें कर देना चाहिए इको सेंसिटिव एरिया, क्लियर। और इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मतलब इको सेंसिटिव जोन 1, 2, 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि अगर हमें इस तरह की एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करनी, पहली बात तो। दूसरा, अगर कुछ इन्होंने बताया 3 कैटेगरी डिवाइड की, इन्होंने बनाया रेड लिस्ट कि मतलब इस कौन कौन सी एक्टिविटीज इस रीजन में नहीं होनी चाहिए, मींस जैसे माइनिंग है, खनन नहीं होना चाहिए, सैंड माइनिंग, थर्मल प्लांट्स
ये किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसमें नहीं होनी चाहिए, रेड लिस्ट वाली कैटेगरी में। सेकंड थी ऑरेंज, ऑरेंज लिस्ट। इसमें इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो उनके लिए प्रायर अप्रूवल होना जरूरी है, मीन्स पूर्व अनुमति होना, प्रायर अप्रूवल is necessary to carry out those activities in the orange list category. prior approval, prior approval from authority, जो संबंधित अथॉरिटी है, विभाग है, उनसे लेनी चाहिए अनुमति। थर्ड इन्होंने बताई ग्रीन लिस्ट, ग्रीन लिस्ट। इसमें इन्होंने कहा कि कई सारी एक्टिविटीज हैं, कैरी आउट करने का अधिकार होना चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। So these kind of activities can be carried out in the green list। और इनका एक मानना था जो हमारे 37% वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिम घाट का 37% हिस्सा है, इसे कर देना चाहिए दो तरह से डिवाइड। फर्स्ट इज नेचुरल, नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होंगे। और एक होना चाहिए किसका, कल्चरल, कल्चरल रीजन यानी सांस्कृतिक क्षेत्र, जहां पे क्या हो, ह्यूमंस का सेटलमेंट अलाउ हो, ह्यूमन सेटलमेंट्स टू बी अलाउड इन द रीजन ऑफ कल्चरल रीजन। ये बेसिक डिफरेंस ये है कि माधव गढ़वाल कमेटी का मानना था कि 64% एरिया है हमारा, उसे इको सेंसिटिव जोन में 3 में डिवाइड करना चाहिए, और इनका मानना था नहीं, ऑलमोस्ट 37% एरिया है, यही करना चाहिए। और गढ़वाल कमेटी ने कहा था दैट कि कुल 3 बनाने चाहिए, इको सेंसिटिव जोन 1, 2, 3, और बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है इतने कंसिडर नहीं किए गए थे, ये उसकी कमी थी। क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ न्यूज देख लेते हैं, दो न्यूज है। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है ईरान के इस्फहान शहर में। आपके लिए ध्यान रखने की वाली बात कौन सी है, 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है ईरान के अंदर। भारत को जीते हैं 2 गोल्ड और 3 सिल्वर, कुल 5 मेडल जीते हैं। क्लियर। तो पहली रैंक है वो चाइना की है, चाइना फर्स्ट रैंक है, और 4th रैंक पर हम आए हैं, भारत आया है वियतनाम के साथ। क्लियर। इंडिया एट द 4th पोजीशन अलोंग विद द वियतनाम इन द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड व्हिच वाज हेल्ड इन द ईरान इस्फहान शहर में। एक 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था, अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड, जो का हुआ है सऊदी अरब के रियाद में, हिंदी सऊदी अरब। और इसमें भारत ने जीता है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 5 पार्टिसिपेंट्स यहाँ थे, उनको हर एक मेडल मिला है, और 4 पार्टिसिपेंट गए हमारे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में, जहां में मिले 1 सिल्वर, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है। 5 मेडल मिले फिजिक्स में, 4 मिले केमिस्ट्री के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको आज का लेक्चर। अच्छा, आप आज के लिए आपके 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इनका पता लगाइए आप कि क्या है। पहला तो है क्वेश्चन, फर्स्ट विंड टर्बाइन, फर्स्ट विंड टर्बाइन इन विच टाइगर रिजर्व, विच टाइगर रिजर्व, कि भारत के किस टाइगर रिजर्व के अंदर पहला जो है विंड टर्बाइन लगाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट इज लिथियम रिजर्व्स, लिथियम रिजर्व्स न्यूली फाउंड इन विच स्टेट, कि भारत के किस राज्य में लिथियम के रिजर्व मिले हैं, और किस टाइगर रिजर्व के अंदर पहली बार भारत के अंदर विंड टर्बाइन लगाए गए हैं फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है, जो टाइगर्स हमारे, उनके क्या, उनका मूवमेंट ट्रैक करना होता है, उसके लिए हमारे पास वाईफाई चाहिए होता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस रन करनी होती है, और कैमरा चलाने होते हैं, उसके लिए चाहिए विद्युत चाहिए। अब तक क्या हो रहा था कि वहां पर जो है हम सोलर पैनल्स का यूज कर रहे थे, बट बारिश ज्यादा होने से, छांव ज्यादा होने से क्या हो रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो वहां डिसीजन लिया गया दैट वी विल इंस्टॉल फर्स्ट विंड टर्बाइन इन द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट में। क्लियर। चलिए आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल क्लियर होगा।
अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, वी विल कंसिडर इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।